नमस्कार साथियों, जय गौ माता की। मैं डॉक्टर राधाकृष्ण जी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। मित्रों, आजकल गौ पालन में बहुत लोग रुचि रख ले रहे हैं, इसलिए बहुत लोग गाय पालन का भी कार्य करते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर, इंजीनियर्स, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स हैं वो भी गौ पालन में रुचि भी ले रहे हैं और गौ गाय भी रख भी रहे हैं। इसलिए लोगों ने अपने जो गेस्ट हाउसेस हैं, अपने जो रिजॉर्ट्स हैं, अपने फार्म हाउस हैं, वहाँ भी गायों को रखना शुरू कर दिया है। यदि एक समय था जब भारत में गाय अपना अस्तित्व खोती चली जा रही थी, या समाज में जो विदेशी बिलाती गाय हैं, जो क्रॉस्ड गाय हैं, उनमें उनके प्रति लगाव बढ़ रहा था। लेकिन अब फिर धीरे से भारतीय लोग, बहुत सारे भारतीय अपने देसी गाय में रुचि भी लेने लगे हैं। वैसे भी एक इसके पीछे कारण भी है कि देसी गाय के दूध को, घी को, छाछ को बहुत पौष्टिक माना जाता है, आरोग्य कारक माना जाता है, व्याधियों से दूर रखने वाला कारक माना गया है। गाय का दूध A2 मिल्क तो रहता ही है। वैसे A2 मिल्क का कंसेप्ट अब ज्यादा ज्ञानवर्धक नहीं रहा, क्योंकि A2 मिल्क का जो जो सिद्धांत था 50 साल पुराना हो गया, और ये सिद्धांत हमने ज्ञात नहीं किया। यद्यपि हमें मालूम है कि हमारे देसी गाय का दूध, घी, दही बहुत पौष्टिक होता है, उसमें आरोग्य कारक बहुत सारे तत्व भी रहते हैं। ये बुद्धिवर्धक भी है, हृदय संबंधी रोगों से दूर रखता है, हमारी आयु वृद्धि करता है, हमें पूरी तरह स्वस्थ रखता है, हमारी नेत्र ज्योति बढ़ाता है, हमारे ज्ञान और जो हमारी जो जो ज्ञानवर्धन की रुचि है, हमारी स्मरण शक्ति है, सब में वृद्धि करता है। ये ये तथ्य बहुत सारे अध्ययनों से प्रमाणित भी हुआ, इसलिए बहुत सारे लोग गाय रखना, गाय के जो पंचक द्रव्य है उनका सेवन करना महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए गाय के प्रति रुचि बढ़ी है। और इसीलिए एक प्रश्न और खड़ा होता है, बहुत सारे गौपालक मित्र जानना चाहते हैं कि हम यदि गाय रखें तो कौन सी गाय रखें, कौन सी देसी गाय श्रेष्ठ है, कौन सी देसी गाय रखना पालना उनके लिए लाभदायक होगा, उसमें किसी तरह की हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये रुचि भी अब बढ़ी है। यद्यपि इस विषय को थोड़ा आप आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक ज्ञानवर्धन के लिए छोटा प्रसंग मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने भी सुना होगा, ये बात बहुत सालों से प्रचलित है कि किसी समय हमारे देश में दूध दही की नदियां बहती थी। मैं भी करीब करीब 56 साल का हो गया है, दूध दही की नदियां तो मैंने भी बहती हुई नहीं देखी, लेकिन हाँ, और यदि आप भी इस उम्र के आसपास है तो आपने भी अनुभव किया होगा कि हम में से अधिकांश लोगों का संबंध कहीं ना कहीं गांवों से रहा है, ग्रामीण आंचल से रहा है। तो हमने गांवों में देखा है कि जब हम छोटे थे तो बहुत कम लोग दूध बेचते थे, दूध वितरित किया जाता था, निःशुल्क दिया जाता था। दही छाछ तो आज तक भी निःशुल्क होता है, छाछ तो आज भी गांवों में निःशुल्क ही, इसको जरूरत होती है दूसरे घरों से ले जाता है। यद्यपि दूध उत्पादन की क्षमता है पहले से बहुत घटी है, अब अधिकांश लोग दूध बेचने में रुचि लेते हैं। फिर भी ये कहावत है कि हमारे देश में दूध दही की नदियां बहती थी, उसका कारण बहुत रहा हुआ, कि उस पर अध्ययन मैंने भी किया है। दूध दही की नदियां तो नहीं बहती थी, लेकिन हमारे देश में पर्याप्त गौधन था। एक समय तो जिस परिवार में गाय की संख्या अधिक रहती थी, जो गौपालन एक विस्तृत लेवल पर करते थे, जिनके घर में गाय होती थी, और आपने सुना भी हुआ गोधन गजधन बाजधन, जिसके पास गाय है, घोड़े हैं, हाथी है, वो सबसे श्रेष्ठ संपन्न परिवार माना जाता था। उस समय गाय को बेचने का वो रिवाज नहीं था, प्रचलन नहीं था। गाय लोग दान करते थे, और एक बाप अपनी बेटी के विवाह के समय भी उसको गाय गाय देता था, बच्चे के जन्म पर गाय दी जाती थी। यहाँ तक कि हमारे परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के बाद भी गाय दान करने की परंपरा रही है। तो गाय बेचते नहीं थे, फिर भी हमारे देश में इतना भारी मात्रा में दूध होता था, और इसीलिए हमारा देश स्वस्थ था, निरोगी था, और के जो बुद्धि की परिपाटी था, श्रेष्ठ धर्म था। अब प्रश्न ये आता है कि यदि हम देसी गाय रखना चाहें तो कौन सी रखें। अभी जो भारतीय जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, या फिर हम कहें ICR है, इंडियन काउंसिल ऑफ
उसने और 1994 तक तो करीब 41 नस्लों को प्रमाणिकता दी गई थी, लेकिन अब उन्होंने देसी नस्लों की संख्या 41 से बढ़ाकर 53 से 55 कर दी, कुछ नई नस्लें भी इसमें जोड़ दी हैं। और उसके आधार ये है कि उसमें कुछ विशिष्टता पाई गई है। वैसे ऐसी कोई विशिष्टता नहीं, यदि हम जेनेटिक बेसिस पर देखें तो देश की अधिकांश जो गाय हैं, अधिकांश क्या सभी गायों में क्रोमोसोम की संख्या है वो 60 के आसपास रहती है। यहाँ तक कि जो बिलायती गाय हैं, विदेशी गायें, जो जिनको हम होल्स्टीन फ्रिजियन बोलते हैं या एचएफ गाय बोलते हैं, उनके अंदर भी जेनेटिकली क्रोमोसोम की संख्या 60 ही रहती है। और इसीलिए गाय को एक प्रजाति के रूप में हमने स्वीकार किया है। नस्लें अलग हो सकती हैं और नस्लों का विभाजन उनके रंग रूप के, उनके कान की बनावट के, उनकी दूध देने की क्षमता के, और जो जोग्राफिकल, जो भौगोलिक परिस्थिति, जैसे रूप में, स्वभाव में, व्यवहार में और हमारी क्षमता में परिवर्तन आता है, उसके आधार पर नस्लें तो अवश्य बहुत सारी रखी गई हैं। और ऐसी नस्लों में आज हमारे देश में 53 से 55 गाय को विभाजित किया गया है। आप यदि कहेंगे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, तो श्रेष्ठता को हम कई प्रपाटी पर रख सकते हैं। पहले तो 3 प्रपाटियां होती थी जो गाय दूध अधिक मात्रा में देती थी, जो गायें ऐसे बच्चों को, ऐसे बैलों को जन्म देते थे जो हमारे श्रम के कार्य में, खेती के कार्य में, वाहन के कार्य में, भोजन ढोने के काम में और जो श्रेष्ठ होते थे। और तीसरी ऐसी थी जो दूध भी देती थी और जिनके बैल, जिनके बछड़े खेती में, श्रम में भी काम आते थे। लेकिन अब विभाजन हमारा, क्योंकि अब हमें खेती के लिए गाय की जरूरत नहीं रही, हम वाहन के लिए रूप में, भजन धोने के रूप में भी बैलों का उपयोग नहीं कर पाते। तो अब मुख्यतः हमारा जो केंद्र है वो ऐसी गायों की श्रेष्ठता पर निर्भर करेगा जो अधिक मात्रा में दूध देती हो। तो लेकिन दूध देना ही इनकी गुणवत्ता नहीं है। गाय निरोगी भी रहे, समय पर हीट पर भी आए, बच्चे देने की क्षमता भी रखती हो और अधिकांश उम्र तक बच्चे दे सके, जो स्वस्थ रहे, निरोगता दे और दूध की मात्रा भी परिपाटी दे। तो इस यदि विभाजन पर देखा जाए तो श्रेष्ठता की श्रेणी में तो सबसे पहले साहीवाल आती है। लेकिन आजकल तो अधिकांश लोग गिर गाय रखना पसंद करते हैं। गिर गाय को सबसे श्रेणी में माना गया। लेकिन अध्ययन ये कहते हैं, अनुभव ये कहते हैं और विद्वानों ने साहीवाल गाय को ही श्रेष्ठ स्थान पर रखा है। तो साहीवाल गाय के दूध देने की क्षमता भी गिर गाय से 10-15% अधिक ही है। साहीवाल गाय सहजता से 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यान दूध दे देती है। गिर गाय की कैपेसिटी 2000 के आसपास है। यद्यपि गिर गाय में कुछ ऐसी गाय आ गई हैं जो हाइब्रिड कैटेगरी के हैं, जिससे ब्राजीलियन एम्ब्रियो ट्रांसफर करके नई गायें पैदा की गई हैं, या गिरलैंडो जैसी किस्म की गाय हैं जो 40 लीटर तक दूध दे देती हैं, लेकिन उनमें कुछ क्रॉस आ गया है। यदि देसी गाय की बात की जाए तो उसमें सबसे श्रेष्ठ स्थान, सबसे प्रमुख स्थान और जो सबसे आगे है वो साहीवाल है। साहीवाल इसलिए है कि वो 40-45 डिग्री टेम्परेचर में सहजता से जीवन का यापन कर लेती है, ठंड को भी सह लेती है। ठंड में, अधिक तापमान में उत्तेजना फील नहीं करती, दूध देने की क्षमता में मामूली अंतर आता है और कम मात्रा में खाती है, शांत रहती है, समय पर हीट पर भी आ जाती है। हाँ, यदि आपने इसको सही पौष्टिक आहार दिया तो वो आपके लिए जीवन भर कामधेनु के रूप में काम करती है। यदि आपने उसकी परवरिश में, देखभाल में कुछ रुचि न ली। लेकिन आजकल पिछले 25-30 सालों से जब आधुनिक गाय विज्ञान पर हमने भाषण सुनना शुरू किया, प्रवचन सुनना शुरू किया, तो हमारे दिमाग में एक चीज बढ़ा दी है, गाय के लिए कोई पौष्टिक आहार की जरूरत नहीं। जो आप घास फूस कचरा डाल दीजिए वो खाएगी, दूध भी देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, गाय को भी पौष्टिक आहार चाहिए। कि गाय जो अमृत रूपी दूध देती है उसमें उसके बहुत सारे जो बहुमूल्य पोषक तत्व हैं उसके साथ निकलते हैं। उनकी जो उपलब्धता उसके लिए कम होती है, उसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है, दूध उत्पादन क्षमता पर पड़ता है, बच्चे के विकास पर पड़ता है। इसीलिए उसकी प्रजनन तंत्र में भी कहीं विघ्न आ जाते हैं। तो यदि हम उसके आहार पर, उसकी देखभाल पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित करेंगे तो गाय हमेशा हमारी उन्नति का साधन बनेगी। दूसरी, साहीवाल गाय हर मौसम में रह लेती है, उसमें उसमें रोग निरोधक क्षमता भी बहुत है, वो बीमार नहीं पड़ती है, सहजता से हर तरह के वातावरण को सहन कर लेती है। और सबसे अधिक चीज है कि कम आहार की जरूरत पड़ती है।
यदि घास की बात की जाए, उसके चारे की बात की जाए, तो दूसरी गायों की तुलना में उसको कम जरूरत पड़ती है। और सहजता से उसकी सहनशीलता देखी जाए, उसकी जो स्वभाव को देखा जाए तो बहुत शांत है, और सहजता से कोई परिवार उसको रख लेता है। एक चीज अवश्य है कि साहिवाल घास गाय के साथ में हम साहिवाल के यदि क्रॉस कराएं, उसके गर्भ धारण कराएं तो ठीक है। साहिवाल सहजता से दूसरी गायों के सीमन को एक्सेप्ट नहीं करती है, इसमें कमी है, इसलिए बहुत कम प्रयोग उसको ले गए। इसकी तुलना में यदि गिरी गाय को लिए रखा जाए तो गिरी गाय या रेड सिंधी गाय है, वो सहजता से दूसरे नस्ल के जो नंदी हैं उसके सीमन को ग्रहण कर लेती है। एक साहिवाल में और इन गायों में थोड़ा सा अंतर है। वैसे यदि आप राजस्थान में गर्म वातावरण में रहते हैं तो आपकी थारपारकर भी ठीक है, थारपारकर की दूध देने की क्षमता थोड़ी कम है, लेकिन यदि उसको पौष्टिक आहार देंगे बचपन से या गर्भावस्था से आप उसको पौष्टिक आहार पर रखेंगे तो वो उत्तम उत्तम गुणों से संपन्न गाय बछिया को जन्म देगी। बछिया की अच्छी परवरिश करेंगे, उसको 1.5 साल अच्छा आहार देंगे, अच्छी पौष्टिक उसको आहार देते रहेंगे तो उसकी दूध देने की क्षमता भी सामान्य तुलना में 25% बढ़ जाती है, और प्रति ब्यार में 10 से 15% की वृद्धि होती है, हो सकती है। और थारपारकर तो ऐसी गाय जो 50 डिग्री टेम्परेचर में सहजता से रह लेती है, वो भी शांत गाय है। थारपारकर के साथ में राठी को भी आप उपयोग कर सकते हैं। राठी को तो राजस्थान की रानी कहा गया है कि वो न केवल तापमान में बल्कि सहज कम आहार में, सूखे आहार में भी, सूखे भूसे से भी आपको पर्याप्त मात्रा में दूध देने की क्षमता रखती है। तो आप इस क्रम को आप कर सकते हैं। आप साहिवाल गाय का पालन कर सकते हैं। साहिवाल गाय का आज सहजता सीमन में उपलब्ध है। देसी गाय की अच्छी नंदी है, उनका सीमन में उपलब्ध है। समय से आप उसको ज्ञापन भी करा सकते हैं। ज्ञापन कराने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, और यदि आप उसको सहजता से रखेंगे, उसका उसको नियमित रूप से पौष्टिक आहार देते रहेंगे तो सामान्यतः वो ब्याने के 6-7 महीने के बाद स्वभावतः दोबारा हिट पर आ जाती है। यदि उसको और समय से पहले आपको हिट पे लाना है तो जैसे कई बार मैंने कहा है कि आप रिसेप्टर जैसे बुशनेर वगैरह जैसे इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ पोषक तत्वों से युक्त दूसरी दवाएं भी है, उनका भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो हमारे शरीर गाय के शरीर में कुछ मात्रा में जिंक की कमी हो जाए, कॉपर की कमी हो जाए, तो उसके हीट पे आने की संभावना थोड़ी धीमी पड़ जाती है। जिंक, कॉपर, कोबाल्ट ऐसे ट्रेस एलिमेंट्स हैं कि बहुत सारी जो हमारी मेटाबॉलिक क्रिया हैं, जो एंजाइमिक आधारित क्रिया हैं, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि इनमें थोड़ा सा भी और इनकी कमी इसलिए हो जाती है कि आज मिट्टी में नहीं है, चारे में नहीं है, हमारे आहार में नहीं है, हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं? आज मनुष्य इतना क्यों बीमार पड़ रहा है? आज मनुष्य तो जन्म से ही तथाकथित स्वास्थ्य विशेषज्ञों की दृष्टि में पौष्टिक आहार लेता है, पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेता है, लेकिन फिर भी बीमार पड़ता है, फिर भी उसकी कमजोरियां रहती है। इसीलिए तो हमारे देश की 80% से ज्यादा स्त्रियों के अंदर खून की कमी है। एक पुरुष भी 40 का पहुंचते पहुंचते शारीरिक क्षमता की दृष्टि से देखा जाए तो अपनी 50% शारीरिक क्षमता गंवा देता है। आज कहाँ आप पैदल चल पाते हो? कहाँ आप थोड़ा सा वजन लेके आप श्रम कर पाते हो? कहाँ आपके पास इतनी क्षमता रही कि 2, 4, 5 मंजिल की बिल्डिंग पर चढ़ पाए? आप जाते हैं। यदि सेक्स क्षमता की बात की जाए तो 35% से 35 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 50% वयस्क पुरुष अपने अंदर यौन शक्ति की निर्बलता अनुभव करने लगते, अब नपुंसकता की श्रेणी में चले जाते हैं। यही बात स्त्रियों पर भी लागू होती है, और सबके पीछे कुछ और बीमारी कारण नहीं है। चाहे शोधकर्ता, स्वास्थ्य विशेषज्ञ अभी आपसे पर्दा रखते हैं, लेकिन अधिकांश जो आधुनिक खोजें हैं, आधुनिक रिसर्च हैं, इस बात को बार बार सत्यापित कर रही हैं। इन सबके पीछे एकमात्र कारण है कि हमारे आहार में पौष्टिक तत्वों की कमी। पौष्टिक तत्व कोई विटामिन या प्रोटीन नहीं, पौष्टिक तत्व यही सूक्ष्म खनिज तत्व। इन सूक्ष्म खनिज तत्वों की हमारे स्वास्थ्य रक्षण में, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में, हमारी प्रजनन शक्ति में, हमारी बहुत सारी जो शारीरिक मेटाबॉलिक क्रिया हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उनमें मात्र कमी है। आपने इंसुलिन के बारे में सुना होगा। इंसुलिन
के लिए जिंक बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जिंक हमारे शरीर में कमी हो जाए तो इंसुलिन पैदा नहीं होता, और पैदा हो जाए तो सक्रिय नहीं होता। तो आपने थायराइड का सुना होगा, थायराइड में ट्रेस बहुत माइक्रोग्राम से भी कम मात्रा में आयोडीन की जरूरत होती है, लेकिन यदि हमारे शरीर में उतना मात्रा में आयोडीन नहीं पहुंच पा रहा है तो पहले तो गलफेड़े हो जाते थे, अब तो गलफेड़े तो नहीं होते, लेकिन थायराइड की समस्या तो अब हो गई है। आज हमारे देश में 60% लोगों में किसी ना किसी उम्र के पड़ाव पर पहुंचकर थायराइड की कमी हो जाती है। अब तो थायराइड ज्यादा मात्रा में हार्मोन्स पैदा करना शुरू कर देता है या कम मात्रा में, और वो दोनों ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो यही स्थिति हमारे साथ है, यही स्थिति गाय के साथ में और दूसरे पशुओं के साथ में। यदि उनके आहार में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए, किसी खनिज तत्व की कमी हो जाए, तो निश्चित रूप से उनकी जो शारीरिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, दूध देने की क्षमता खत्म हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट आ जाती है, और वो समय के अनुसार अपनी जो गर्भ धारण की क्षमता है उसको प्राप्त नहीं कर पाती है। यदि कर भी रहे हैं तो उनके बच्चे का विकास प्रभावित होता है, या फिर उनकी जो गुणवत्ता है उस पर उसका असर पड़ता है। तो ऐसे में देसी जो श्रेष्ठ नस्ल है, आप ऐसी लीजिए जो आपके वातावरण के हिसाब से, और जो चारा आपके यहाँ उपलब्ध है उसको सहजता से डाइजेस्ट कर सके, पाचन पचा सके, अपने स्वास्थ्य को सही रख सके, और आपके लिए दूध के रूप में, गोबर के रूप में या गौमूत्र के रूप में दिव्य तत्व दे सके। दूध तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन गोबर गौमूत्र तो मिट्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी का स्वास्थ्य गाय के गोबर गौमूत्र पर निर्भर करता है। इन बातों की चर्चा हम आगे करेंगे। आज छोटा सा प्रसंग मैंने आपको दिया, आपको रुचिकर लगा हो, आज इसमें कुछ में नवीनता प्राप्त हो, तो आपने प्रतिक्रिया मेरे मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं। और आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे दीजिए, मैं इसका निदान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद मित्रों।